गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडी की तैयारी हेतु हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज क्रम में किया गया है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ये भी काफ़ी बेहतर ढंग से प्रस्तुत है, तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं, क्लास जो है यह किसकी क्लास है? ज्योग्राफी की क्लास है। और वर्तमान में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यह टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेयर का है, वायुमंडल का है। इस पर आधारित कई प्रश्नों की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं। शेष प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फियर? समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन क्या यहाँ पर है? पहला लिखा है इट लाइज अबव द मेसोस्फियर, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर है। तो समताप मंडल के विषय में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पूछ रहा है, समताप मंडल के विषय में पूछ रहा है। क्या यह समताप मंडल मेसोस्फियर के ऊपर है? गलत। ये क्या है? गलत है। फिर क्या लिखा है? इट एक्सट्रीम अप टू हाई 50 किलोमीटर, ये सही है। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, तो यह करेक्ट है। फिर क्या लिखा है? इट कॉन्टेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन की लेयर विद्यमान है, ये भी सही है। फिर लिख रहा है दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, यह जो लेयर होती है यह बादलों से लगभग मुक्त होती है, तो यह भी सेंटेंस सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है और इस आधार पर ही क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम एक इमेज के माध्यम से आपको पुनः डिफाइन करें तो यहां पर आपको स्पष्ट होगा। यह आप देखिए क्या है यहाँ पर? यहां पर ये है हमारी पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से जब आप जाते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, तो पहली जो लेयर आपको मिलती है इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल है। इसी को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसकी हाइट अगर हम देखें तो यह लगभग जो है 13 किलोमीटर है, लेकिन पोल पर यह हाइट कम हो जाती है और इक्वेटर के पास अधिक हो जाती है। इसको आपको याद करना है। सेकंड जो लेयर होती है ये होती है आपकी समताप मंडल। क्या होती है? ये होती है समताप मंडल। समताप मंडल को ही कहते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर लगभग अगर हम इसको 18 किलोमीटर मानते हैं तो 18 किलोमीटर से यह 55 किलोमीटर की हाइट तक, कहां तक? 55 किलोमीटर की हाइट तक का जो है इसे कहते हैं हम लोग समताप मंडल। और इसी का जो निचला पार्ट है, क्या? इसी का जो निचला पार्ट है, यहां पर जो लेयर मिलता है निचले वाले पार्ट में, यहां पर मिलता है आपका ओजोन लेयर। क्या मिलती है? ओजोन लेयर या ओजोन परत मिलती है। ये जो ओजोन परत है ये लगभग 35 किलोमीटर तक हाइट तक मिलता है। 18 से 35 किलोमीटर के रेंज में समताप मंडल में ही कौन सी लेयर मिलती है? ओजोन लेयर मिलती है। इसके ऊपर जब चलते हैं तो अगली जो लेयर मिलती है, यह अगली लेयर आपकी है जिसको कहते हैं हम लोग मध्य मंडल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग मध्य मंडल। ये जो मध्य मंडल है इसकी जो अपर हाइट है यह लगभग 80 किलोमीटर तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? 80 किलोमीटर तक। इसके पश्चात की जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की हाइट वैसे 400 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हमको आयनमंडल मिलते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर। तो यहां से प्रश्न जो पूछा गया है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें। प्रश्न क्या पूछा गया था? समताप मंडल के विषय में प्रश्न पूछा गया था। किसके बारे में? समताप मंडल के, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में प्रश्न था, क्वेश्चन था कि यह इसके विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और यहां पर देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा गया है
इट लाइज अबव द मेजोस्फीयर, ये मेजोस्फीयर के ठीक ऊपर है, नहीं ये मेजोस्फीयर के ठीक नीचे है। इस आधार पर एक गलत हो गया, और गलत होने के कारण यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द मेटेरोइड बर्न्स अप ऑन इंटरिंग फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं। तो जब हमारा कोई भी अन्य प्लेनेट या अन्य डेब्रीज कहीं से भी स्पेस से अगर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो सबसे पहला जो इसका संपर्क होता है यह किससे होगा, तो जो इसका मध्य मंडल होता है, कौन सा मंडल होता है, मध्य मंडल, वहां पर इसका संपर्क होता है। तो इस आधार पर देखा जाए सबसे आउटर जो पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का वो कौन सा है, वायुमंडल है, लेकिन वहां पर एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए किसी प्रकार का वहां पर अवरोध नहीं होता, ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जो उस सेकंड लेयर होती है बाहर की तरफ से, वहां पर होता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल में ही यह उल्कापिंड जल जाते हैं। तो ऑप्शन क्या यहां पर लिखा है, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन यहां पर क्या लिखा गया है, थर्मोस्फीयर, वायुमंडल, तो वायुमंडल के साथ भी ऐसा संपर्क नहीं है। फिर लिखा है मेजोस्फीयर, मध्य मंडल, तो मध्य मंडल में ही जो उल्कापिंड होते हैं, जो मेटेरोइड होते हैं, ये जल जाते हैं जब किसी या अन्य प्लेनेट से पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, नेम द हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड्स दैट बिलो इन बिटवीन दिल्ली एंड पटना, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक, ध्यान रखिएगा, शुष्क गर्म पीड़ादायक पवनों का क्या नाम दिया गया है। तो हम लोग लोकल विंड के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा गया। पहला ऑप्शन नॉर्वेस्टर, तो नॉर्वेस्टर ये कहां पर चलती है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आसाम वाले सेक्शन में, अर्थात भारत के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर चलती है। फिर लिखा मैंग्रो सावर केरला वाले सेक्शन में चलती है। फिर है ब्लॉसम सावर्स, फूलों की जो बौछार होती है जिसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, कर्नाटका में चलती है। तो यह तो कह सकते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में चलती है। यह कहाँ चलती है, एक केरला में चलती है। यह कहाँ चलती है, एक कर्नाटका में चलती है। लू जो है यह सेंट्रल इंडिया में चलता है, मध्य भारत वाले सेक्शन में लू चलती है, और यही वह हवा है जो दिल्ली और पटना के मध्य में भी चलती है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो यहां पर देखिए दो टाइप के प्रश्न हैं। अगर यहां पर बात करें, आंसर जो होगा 39%, 79%, 10% और 21%। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी, क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक जो कंपोजिशन है गैस का, उसमें आता है नाइट्रोजन का। किसका है, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, और लगभग अगर इसके कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो 78.08% होता है। कितना होता है, 78.08% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यह लगभग 20.8% के आसपास आता है। इसी प्रकार अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन 0.93% के आसपास आता है। और इसके पश्चात अगर देखें तो CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लगभग 0.036% के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है हमारे एटमॉस्फेयर में एक किस गैस का है, तो नाइट्रोजन का है। सेकंड कौन है, ऑक्सीजन है। थर्ड कौन है, आर्गन है। फोर्थ कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द आंसर इज डी, 21% ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन माई एटमॉस्फेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन which layer of atmosphere helps in ratio transmission, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है, बहिर्मंडल, वायुमंडल। देखो बहिर्मंडल का तात्पर्य यहां पर है एक्सोस्फीयर। फिर लिखा है वायुमंडल, थर्मोस्फीयर। यहां पर थोड़ा सा थर्मोस्फीयर को यहां पे लिखना चाहिए था तापमंडल। क्या लिखना चाहिए था, होना चाहिए तापमंडल।
और फिर यहाँ पर है मेसोस्फीयर मध्यमंडल, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। तो जो कह सकते हैं हमारे आयन मंडल होते हैं जहां से किसी भी प्रकार के रेडियो वेव को फिर से वापस किया जाता है धरती के तरफ, ये मंडल हमारा होता है एक्सोस्फीयर। क्या होता है? एक्सोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं बहिर्मंडल, और यही अल्टरनेट इसका जो नाम है इसी को हम लोग कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कह सकते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में ही सभी प्रकार की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ये क्या करती है, वहां से पुनः वापस आती है धरती की तरफ। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई इन द कोल्ड सीजन। ठंडे के या ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन क्या यहां पर है? 20 to 21 सेल्सियस। सेकेंड ऑप्शन है 32 to 33 सेल्सियस। फोर्थ ऑप्शन है 34 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। जो सेक्शन है आपका चेन्नई वाला, तमिलनाडु वाला जो सेक्शन है, यह कहां पर है? कोस्ट पर है। कोस्ट पर है तो उसके ऊपर किस क्लाइमेट का इंपैक्ट होगा? मरीन क्लाइमेट का इंपैक्ट होगा। और मरीन जो क्लाइमेट होता है यहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत मिनिमम होता है। ठंडक में उतना ठंड नहीं होगा और गर्मी में उतना गर्म नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो मरीन क्लाइमेट होता है यह कैसा होता है? सम होता है। कैसा होता है? टेम्परेट टाइप का होता है, ना तो बहुत गर्मी ना तो बहुत ठंडी। तो इस आधार पर चेन्नई का जो औसत तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वो भी किस समय? ठंड के मौसम में। और गर्मी के समय में अगर ज्यादा बढ़ता है तो 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, इससे ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल ऑफ हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड द सीजन्स रिदम ऑफ वेदर। का मीनिंग क्या है? ये लोग अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तन को शायद ही महसूस कर पाएंगे। यहां पे पूछ रहा है कहां के लोग हैं जिनको अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तन को महसूस करने का अवसर नहीं मिलता है। चाह के भी ये लोग इतना टेम्परेचर का वेरिएशन या इतने प्रकार के मौसम का परिवर्तन ये लोग नहीं देख पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। कहां के लोग ऐसे? ऑप्शन क्या है? इंदौर के लोग। सेकंड ऑप्शन है यहां पर मुंबई के लोग। थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर के लोग। फोर्थ ऑप्शन यहां पर लिखा गया है लखनऊ के लोग। तो जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, कहां के? कोस्टल एरिया के लोग हैं, उन लोगों को पूरे वर्ष भर एक ही जैसा मौसम नजर आता है। ना तो बहुत ठंडी, ना तो बहुत गर्मी, ना तो बहुत शुष्क और ना तो बहुत वर्षा। अर्थात वहां का जो क्लाइमेट है वह लगभग इक्विवेलेंट रहता है पूरे साल भर। तो ऐसी कंडीशन दिए गए ऑप्शन में किसके साथ फिट बैठती है? तो यह ऑप्शन आपका होगा मुंबई, क्योंकि मुंबई ही कोस्ट पर है। देश आप अगर देखें इंदौर, तो इंदौर तो आपका कोस्ट पे है नहीं या मिडिल इंडिया में आता है। अगर आप देखें जैसलमेर तो ये भी लैंडलॉक है। फिर अगर देखें लखनऊ तो लखनऊ भी आपका एक प्रकार से मिडिल इंडिया के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया फ्रॉम जून टू सितंबर विच टाइप ऑफ वेदर प्रिविलेज। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? ऑप्शन यहां पर है शरद, शीत, बसंत, मानसून और वर्षा। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन का आंसर देना। तो स्वाभाविक सी बात है प्रत्येक स्टूडेंट इसके बारे में अवेयर होगा, जानता होगा। जो कालखंड यहां पर लिखा है, जो टाइम पीरियड यहां पर मेंशन है, वो क्या मेंशन है? यहां पर लिखा है जून टू सितंबर। जून टू सितंबर जो होता है यह वर्षा का कालखंड होता है। किसका कालखंड होता है? वर्षा का कालखंड होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मानसून रेनी सीजन। यहां पर अगर एक छोटा सा हम इमेज आपके सामने ड्रॉ करें तो इस इमेज को आप ध्यान से देखें और फिर आप आंसर को और बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। ये हमारा सपोज दैट ग्लोब है और इस प्रकार से यह इक्वेटर है और यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर आपको मिलता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ।
23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। सन यहां पर परपेंडिकुलर होता है, फिर सन ऐसे नॉर्थ की तरफ मूव करता है, फिर सन ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है, ऐसे यहां पे आता है, फिर ऐसे यहां पे चलता है। यहां पर 4 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। कितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं? 4 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट में इसका मतलब है कि सन इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक पहुंचने में जो टाइम लगाता है, ये लगाता है 3 महीने। कितने महीने में पहुंचेगा? 3 मंथ में। 3 मंथ में पहुंचेगा, फिर 3 महीने लगेगा इसको वापस आने में। 3 महीने क्या लग जाएगा? इसको वापस आने में लगेगा ना, जितना जाने में लगा उतना वापस आने में लगेगा। फिर 3 महीने लगेगा इसको 23.5 डिग्री साउथ तक जाने में। 3 महीने यहां पे लग गया, फिर 3 महीने इसको लगेगा पुनः 23.5 डिग्री साउथ से इक्वेटर तक जाने में, तो 3 महीने यहां पे लग गया। इस आधार पर यहां पर अगर हम देखें तो सन जो इक्वेटर पर है, यह स्थिति होती है इसकी मार्च की। क्या होती है? मार्च में। तो मार्च में सन इक्वेटर पर है और इसके पश्चात सन पहुंचता है कहां पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, अर्थात कर्क रेखा की तरफ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है। तो जब इधर जाता है तो यहां पर सन जब पहुंचता है तो ये जो कालखंड है, 3 महीने का जो पीरियड है, इसको हम कहते हैं ग्रीष्म काल। क्या कहते हैं? ग्रीष्म काल। और ये 3 महीना जो है यहां पर जो पहुंचेगा कब तक? ये जून तक पहुंच जाएगा। मार्च से चलना शुरू किया तो जून में पहुंच जाएगा, जून में पहुंच गया यहां पर। अब जून से लेकर के सितंबर तक, ये जून से लेकर के कहां तक? सितंबर तक का जो पीरियड है, यह सन वापस आ रहा है इक्वेटर की तरफ। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम होता है, इसको हम कहते हैं वर्षा का काल। क्या कहते हैं? वर्षा या मानसून का कालखंड होता है, टाइम फ्रेम होता है। वहीं सितंबर से लेकर के इधर 3 महीने अगर आप बात करें तो ये दिसंबर हो जाएगा। यह जो कालखंड होता है, यह क्या कहलाएगा आपका? यह कहलाता है आपका शरद, यानी वो ठंडी का समय होता है, या शीतकाल होता है। क्या होता है? शीतकाल होता है। नहीं, यहां पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, इसको हम लिखते हैं फिर से। इसको कहते हैं हम लोग मानसून का लौटना। क्या कहते हैं? मानसून का लौटना, ये कालखंड कहलाता है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, ये जो टाइम फ्रेम होता है, ये होता है शीत का काल। क्या होता है? शीतकाल होता है। इस प्रकार 4 यहां पर फ्रेम हैं, 4 कोऑर्डिनेट हैं, और इसी चारों कोऑर्डिनेट के अनुसार जो सीजन होते हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो क्वेश्चन आपका इसी के संबंध में था कि जून से लेकर के सितंबर का जो कालखंड है, इसको हम क्या कहते हैं? तो वर्षा का कालखंड कहते हैं, या इसी को हम लोग मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून भी कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज करें, याद करें, जिससे प्रश्न यहां से बेहतर ढंग से आप बना सकें। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या यहां पर लिखा गया है। एट व्हाट हाइट डू द जेट स्ट्रीम बिलो इन इंडियन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स? ठिकेगा, किस महीने की बात कर रहा है? विंटर माह की बात कर रहा है। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? भारत जो हमारा है, यहां पर 2 जेट का इंपैक्ट होता है। अगर आप पिछले मैप पे आए तो इसी पे आप ध्यान रखिएगा। भारत की जो लोकेशन है वो यहां पर देखने को मिलती है। भारत की जो लोकेशन है वह यहां के आसपास आपको नजर आती है। तो यहां पे है, जब यहां पर शरद ऋतु होती है, इंडिया में क्या होती है? शरद ऋतु। तो इसके ऊपर से एक जेट चलता है और इस जेट का नाम होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। क्या नाम होता है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये कब चलता है? यह शरद ऋतु में चलता है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो भारत के ही ऊपर से एक जेट स्ट्रीम चलती है, वो इस प्रकार से जाती है और मेडागास्कर के समीप आकर के उतरती है। मेडागास्कर जो कहां पर है? साउथ इंडियन ओशन में है, यहां पर आकर के उतरती है। इसको हम कहते हैं पूर्वा जेट। क्या कहते हैं? पूर्वा जेट स्ट्रीम। तो पूर्वा जेट स्ट्रीम का जो इंपैक्ट है यह ग्रीष्म काल में होता है। कब होता है? ग्रीष्म काल में होता है। लेकिन पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव कब होता है? तो शीतकाल में। तो भारत के ऊपर 2 जेट का इंपैक्ट होता है, एक शरद काल में ठंडी के समय में और एक ग्रीष्म काल में। तो ग्रीष्म काल में पूर्वा जेट और ठंडी के समय में पश्चिमी जेट। यहां पर क्वेश्चन क्या था, इसको आप ध्यान से देखें। क्या लिखा गया है? शीत ऋतु के दौरान, क्या शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई
हाइट की बात कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर ये जेट चलती है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है, 5 नहीं बल्कि 9 से 15 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन है 9 से 17 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन है 9 से 16 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन है 9 से 13 किलोमीटर। तो आंसर यहां पर करेक्ट है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पश्चिमी जेट स्ट्रीम चलती है। कब? शीतकाल में चलती है। और इसी जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट होता है कि भारत के उत्तरी सेक्शन में, जो भारत का नॉर्थ वेस्ट रीजन होता है, वहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के लिए यही जेट उत्तरदायी होता है, जो भारत के कह सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट सेक्शन में वर्षा कराता है। इसी के परिणाम से आपको क्या देखने को मिलता है, इसी के परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न, क्या मिलता है, क्या बात है, कलर नहीं बदला यहां पर, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या? डिस्टर्बेंस। जो पश्चिमी विक्षोभ है यह इसी पश्चिमी जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज डी, 9 to 13 किलोमीटर एबव द पश्चिमी जेट स्ट्रीम इन शीत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है, द विंड ब्लोइंग इन द वेस्टर्न घाट इन विंटर आर नोन एज लू। शीतकाल में पश्चिमी घाटों में चलने वाली पवन को लू कहते हैं। क्या ये पश्चिमी घाट पे चलती हैं लू? क्या नहीं, सेंट्रल इंडिया में चलती हैं। कहां चलती हैं? सेंट्रल इंडिया में चलती हैं। तो इस आधार पर ये क्या हो गया, कि गलत हो गया। और आपको बताना क्या है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या बताना है, करेक्ट। ये तो रॉन्ग है, तो आंसर तो होगा नहीं। फिर क्या सेकंड है, सेकंड है द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर आर नोन एज लू। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाले पवन को लू कहते हैं। ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट होगा तो ये आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज ट्रेड विंड। इसको ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन नाम दिया जाता है। गलत है, परमानेंट विंड नहीं होती है, ये टेम्पोररी विंड होती है। क्या होती है? टेम्पोररी। जबकि आपकी जो ट्रेड विंड है ये कैसी है, परमानेंट विंड है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है स्टेटमेंट, द विंड ब्लोइंग इन द कोस्टल एरिया इन विंटर इज नोन एज लू। लू विंटर काल में नहीं चलती है और कोस्ट पे नहीं चलती है। ये लू जो है सेंट्रल इंडिया में चलती है, वो भी समर सीजन में चलती है। कब? समर में चलती है, ना कि विंटर में चलती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइकिल शोन द मोमेंट ऑफ वाटर। कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? ऑप्शन क्या यहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल तो कार्बन के रोटेशन को दिखाएगा ना। सेकंड है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन के साइकिल को दिखाएगा। फिर यहां पर है भूवैज्ञानिक चक्र। भूवैज्ञानिक चक्र जो जियोलॉजिकल साइकिल है, ये रॉक के साइकिल को दिखाएगा कि रॉक किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। यहां पर तीसरा है, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल विज्ञान चक्र। तो जल विज्ञान चक्र ही यह ऑप्शन करेक्ट होगा, जो जल चक्र की प्रक्रिया को वेल डिफाइन करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप गैसेस आर हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन क्या यहां पर है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन हाइड्रोजन मैक्सिमम नहीं करता है। तो इस आधार पर तो ये गलत हो गया। फिर क्या लिख रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है और सेकंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कौन करता है, तो ऑक्सीजन करता है। तो इस आधार पर दोनों यहां पर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड यहां पर लिखा गया ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। यह भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द क्लाइमेट ऑफ आसाम कैन बी डिस्क्राइब एज। आसाम की जलवायु को के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया है
सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्लाइमेट तो है लेकिन सब ट्रॉपिकल नहीं है। कैसा है? ये सब ट्रॉपिकल नहीं है बल्कि ट्रॉपिकल बेल्ट है। कैसा बेल्ट है? ट्रॉपिकल बेल्ट है। तो इस आधार पर अगर हम देखें यहाँ पर जो लिखा गया है कि सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड बेल्ट है, ऐसा नहीं है। फिर लिख रहा है कि यह पर्वतीय जलवायु है। क्या आसाम की जलवायु पर्वतीय जलवायु है? क्या नहीं, ये पर्वतीय भी नहीं है। फिर कह रहा है ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल है लेकिन ड्राई नहीं है। आसाम ट्रॉपिकल है लेकिन ड्राई नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां पर ह्यूमिड है लेकिन सब ट्रॉपिकल नहीं, तो ये गलत हो गया। यह माउंटेन की बात कर रहा है तो माउंटेनिक क्लाइमेट नहीं है। फिर यहां पर लिख रहा है ट्रॉपिकल मानसून रेनफॉल क्लाइमेट, यह करेक्ट आंसर है जो डिफाइन करता है आसाम के क्लाइमेट को। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें लिखा गया है, यहां पर फिलअप करना है। इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन क्या लिखा गया है? ऑप्शन है यहां पर रेडिएशन, सेकंड ऑप्शन लिखा गया है ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड ऑप्शन लिखा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन है ग्लोबल हीटिंग। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ही कारण से हमारा जो अर्थ है और अर्थ का सरफेस तथा अर्थ का एटमॉस्फेयर यह हीट होता है। हाँ, उस हीट के लिए अन्य फैक्टर कह सकते हैं वहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इन सब का जो की एलिमेंट है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस ही है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस ही है। जबकि जो रेडिएशन प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस क्या है? एक मैकेनिज्म है टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये क्या है? एक मैकेनिज्म है। जबकि यहां पर हरित गृह गैस क्या है? यह पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, इसी के परिणाम स्वरूप कौन सी घटना होती है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है यह हरित गृह प्रभाव के कारण से है। ठीक, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, ध्यान से देखिए। द लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर अप टू 10,000 किलोमीटर, 6,200 माइल्स। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर इज इक्वल टू 6,200 माइल्स। हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह तापमंडल से 10,000 किलोमीटर मील तक फैला हुआ है। यहां पर लिख रहा है सबसे ऊपरी परत है, एकदम टॉप। यहां पर क्या ऑप्शन है? आयनमंडल, वायुमंडल, शुभमंडल और मध्यमंडल। तो मध्यमंडल की जो मैक्सिमम हाइट है कहां तक है? ये है 80 किलोमीटर तक, यहां तक है। अगर हम देखें इसके बारे में क्षोभमंडल, तो यह मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक मिलता है। वायुमंडल, अब देखो यहां पर वायुमंडल की जो हाइट है, वायुमंडल काफी ऊंचाई तक रहता है। इसी वायुमंडल में दो लेयर होता है, एक होता है थर्मोस्फीयर तापमंडल और एक होता है आयनमंडल। तो मैक्सिमम जो आप देखेंगे, जो कह रहा है ना कि हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो सबसे ऊपरी परत के बारे में अगर देखें तो वहां पर मिलता है वायुमंडल ही मिलता है। क्या मिलता है? वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल का ही एक लेयर है जिसका नाम है आयनोस्फीयर, और इसी का एक पार्ट है जिसका नाम है थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर इसी के पार्ट है। इसी के कौन कौन से हैं? एक है थर्मोस्फीयर, क्या नाम है? थर्मोस्फीयर, और इसी का एक नाम है जिसको कहते हैं हम लोग आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर इसी एक्सोस्फीयर के पार्ट है। तो मैक्सिमम हाइट पर कौन है? आपका यही एक्सोस्फीयर है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काल्म एरिया, इट इज कॉल्ड द ऑफ स्टार। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान का क्या कहते हैं? यह भी रिपीट प्रश्न हो गया। हम लोग प्रीवियस एपिसोड में इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइक्लोन की आंख। क्या कहते हैं इसको? साइक्लोन की आंख कहते हैं, चक्षु ऑफ द साइक्लोन। लेकिन साइक्लोन भी दो प्रकार के होते हैं। एक साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिकल बेल्ट के होते हैं, एक साइक्लोन होते हैं जो टेम्परेट बेल्ट के होते हैं।
टेम्परेट बेल्ट के जो साइक्लोन होते हैं वहां पर चक्षु नहीं पाई जाती, लेकिन जो ट्रॉपिकल बेल्ट के साइक्लोन होते हैं वहां पर आपकी आंख पाई जाती है, आई पाई जाती है। ट्रॉपिकल बेल्ट का तात्पर्य है जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य में होते हैं, बेसिकली ये आपके ट्रॉपिकल बेल्ट के साइक्लोन होते हैं। जो 60 डिग्री के आसपास होते हैं नॉर्थ और साउथ में, वो टेम्परेट बेल्ट होते हैं, वहां पर चक्रवात की आंख नहीं पाई जाती। यहां पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट एग्जाम्पल वाई शिलांग गेट्स अराउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, whereas Cherrapunji, which is around 30 kilometer away as the crow flies, gets over 1250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि क्यों शिलांग में वार्षिक रूप से जो लगभग वर्षा है 200 सेंटीमीटर होती है, जबकि उससे 30 किलोमीटर दूर सीधी रेखा में स्थित चेरापूंजी में 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका रीजन क्या है? पहला रीजन यहां पर देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट यहां पर स्टेटमेंट है चेरापूंजी गेट्स रेनफॉल फ्रॉम रेन लेडन क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम हिमालयन, व्हेयर इज शिलांग गेट्स रेनफॉल फ्रॉम मालाबार ब्रांच ऑफ मानसून। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेरापूंजी में बारिश हिमालय से आने वाले वर्षा से, हरे बादलों से होती है, और शिलांग में बारिश मानसून की मालाबार शाखा से। दोनों में जो वर्षा होती है या किस कोस्ट से होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाली यानी कोरोमंडल वाली होती है। किसका? कोरोमंडल वाली होती है, ना कि कोई मालाबार वाली शाखा होती है। ऐसे में तो ये पूरी तरह से गलत हो गया है। सेकंड यहां पर स्टेटमेंट क्या है, चेरापूंजी लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द खासी हिल्स एंड शिलांग लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द खासी हिल्स एंड थस गेट्स ओनली विंड एंड नो रेन। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की अनुवत दिशा में पड़ता है तथा शिलांग खासी पहाड़ियों की प्रतिवाद दिशा में पड़ता है, तथा इस प्रकार यहाँ केवल हवा चलती है और बारिश नहीं होती। यह भी वेल डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि आप जब एक्चुअल लोकेशन मैप में देखेंगे ये जो लिख रहा है कि चेरापूंजी खासी की अनुवत दिशा में पड़ता है, अनुवत नहीं बल्कि परवर्ती दिशा में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? तो यह परिवर्तित दिशा में पड़ेगा और शिलांग जो है वह अनुवत दिशा में पड़ेगा। तो इस आधार पर यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट लिख रहा है यहाँ पर क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ शिलांग हैज गॉन अप ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन एंड पॉपुलेशन। अत्यधिक निर्वनीकरण तथा प्रदूषण के कारण शिलांग का औसत तापमान बढ़ गया है। तो देखिए 30 किलोमीटर के डिफरेंस में इतना टेम्परेचर का वेरिएशन की एक जगह बहुत वर्षा और एक जगह वर्षा ही कम, ऐसा नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है, चेरापूंजी लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑन द खासी हिल्स एंड रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, वेयर शिलांग लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ खासी हिल्स विच फॉर्म्स द रेन शैडो। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की प्रतिवाद दिशा में पड़ती है तथा यहाँ मानसून की बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है अत्यधिक मिलती है, और शिलांग जो है यहाँ पर यह क्या करती है, यह किस दिशा में पड़ती है, तो इसके विपरीत दिशा में पड़ती है, इसलिए वर्षा कम होती है। ये करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और वैसे भी समझिए अगर कोई ब्रांच आती है, कोई वर्षा होती है और कोस्ट पे जो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको डिफाइन करें, थोड़ा सा एक ले लेते हैं यहाँ पर, एक हम इमेज बना देते हैं, थोड़ा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट यह इंडिया का एक मैप है, यहाँ पर कोई पहाड़ी है, यहाँ पर क्या है, कोई पहाड़ी है। यहाँ से जब ऐसे विंड आती है और इस विंड में ह्यूमिडिटी भी है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी का दो मुख हो गया, एक इधर वाला पार्ट है, एक इधर वाला है। तो जो इधर वाला है इसको कहते हैं विंडवर्ड। क्या कहते हैं? विंडवर्ड। अर्थात यह पवन की तरफ है, क्योंकि पवन इधर से आ रही है तो यह विंडवर्ड है। और ये जो है ये कहते हैं लीवर्ड, ये बैक साइड हो गया। क्या हो गया? ये लीवर्ड हो गया। तो यह लीवर्ड डायरेक्शन हो गया, यह विंडवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो जब इधर से हवा आती है, मानसून आता है, तो पहाड़ी के इस भाग से टकराएगा, टकरा करके इधर वर्षा करेगा। इधर क्या करेगा? वर्षा करेगा। लेकिन इस भाग पर वर्षा नहीं होती है, इधर वर्षा नहीं होती है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं छाया प्रदेश। क्या कहते हैं? छाया प्रदेश। यह शैडो रीजन है। रेन का क्या है? यह शैडो रीजन है। तो सेम कंडीशन होता है किसके साथ? शिलांग के साथ और चेरापूंजी के साथ।
क्योंकि यहाँ पर जब गारो खासी जयंतिया पाई जाती है तो जो शिलांग रेंज है वह इस तरफ है, शिलांग इधर है और खासी इधर है, यहाँ पर चेरापूंजी इस तरफ है, ये खासी है, इधर है शिलांग, क्या है शिलांग है, और इधर है नीचे की तरफ इसका नाम रहेगा चेरापूंजी, क्या रहेगा ये है चेरापूंजी। तो जब नीचे की तरफ से ऐसे मानसून जाता है बंगाल की खाड़ी से तो चेरापूंजी में वर्षा करेगा लेकिन शिलांग में वर्षा नहीं करेगा, क्योंकि शिलांग जो है यह लीवर्ड डायरेक्शन में हो गया विंड के, तो इधर वर्षा नहीं होगी बल्कि चेरापूंजी में वर्षा हो जाती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे था वो कौन सा था, डी ऑप्शन करेक्ट था। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पर, लिखा गया है पैथोलिथ इज अ टाइप ऑफ, पैथोलिथ एक प्रकार का है, क्या है पैथोलिथ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है क्या, नहीं, जो लोग थोड़ा बहुत भूगोल जानते हैं उनको स्पष्ट होगा। पैथोलिथ क्या है, एक प्रकार की रॉक है, एक चट्टान है, ये तो गलत हो गया। फिर लिखा है पैथोलिथ कोई बैली है क्या, नहीं, कोई ओशनिक करंट है क्या, नहीं, ये क्या है इग्नियस राख है, क्या है इग्नियस राख है, और यह कैसी राख है, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की राख है, कैसी है इंटरनल राख है, ना कि एक्सटर्नल राख है, ठीक। तो करेक्ट आंसर ये टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरस एंड क्यूमुलस आर टाइप ऑफ, पक्षाव और मेघपुंज एक प्रकार के हैं, क्या है बादल, बादल के एक टाइप है, बादल भी कई टाइप के होते हैं, उसी में जो पक्षाव मेघ होते हैं यह सबसे हाई वाले मेघ होते हैं। अगर हम बादलों की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अगर यह अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से जब आप ऊंचाई की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचाई वाले बादल होते हैं, सबसे ऊपर वाले जो बादल होते हैं, सबसे हाइट वाले, इनको हम लोग कहते हैं पक्षाव, क्या कहते हैं पक्षाव, पक्षाव को ही कहते हैं हम लोग क्या सीरस, क्या कहते हैं सीरस। ये सीरस जो होते हैं मैक्सिमम हाइट पर पाए जाते हैं, और जो क्यूमुलस होते हैं, क्यूमुलस जो बादल होते हैं ये वर्टिकल होते हैं, कैसे होते हैं, ये वर्टिकल फॉर्मेट होते हैं। क्यूमुलस जो आपके क्लाउड होते हैं ये वर्टिकल शेप में होते हैं, और जबकि पक्षाव जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं, कैसे होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल शेप होता है और यह वर्टिकल शेप होता है, कैसा होता है वर्टिकल, और ये होते हैं आपके कौन से, ये होते हैं क्यूमुलस टाइप के, कौन से होते हैं क्यूमुलस। तो क्यूमुलस टाइप के जो क्लाउड होते हैं ये वर्टिकल शेप में होते हैं, और सीरस टाइप के जो क्लाउड होते हैं ये हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं। सीरस सबसे ऊंचाई पर बनते हैं और क्यूमुलस वर्टिकल फॉर्मेट में बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इन्वायरमेंटल फिनोमिना हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी परिघटना, कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में इस टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका बेसिक जो रिलेशन है यह ओजोन परत से है, किससे है, ओजोन लेयर से है। ओजोन लेयर लगातार अल्ट्रावायलेट रे के कारण क्या हो रही है, इंपैक्ट कर रही है, और यह ओजोन लेयर को इंपैक्ट करता कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है यह क्या करता है, लगातार ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, क्या कर रहा है, लगातार ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। तो यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आप विकल्प देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है, फिर लिखा है टाइडल फ्लो, ऐसा भी नहीं है, फिर लिखा है ओजोन डिप्लीशन, तो एक करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, above which layer of atmosphere does the exosphere lie, वायुमंडल परत किस परत के ऊपर स्थित है। तो हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है, यहां पर जो एक्सोस्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है थर्मोस्फीयर, एक होता है आयनोस्फीयर। तो अगर यहां पर एक्सोस्फीयर के विषय में ही पूछ रहा है कि किसके ऊपर स्थित है, तो स्वाभाविक सी बात है एक्सोस्फीयर के दो पार्ट हैं। अगर आप ऐसे अर्थ सरफेस देखें तो यहां पर एक्सोस्फीयर पहले मिलेगा थर्मोस्फीयर, क्या मिलेगा, थर्मोस्फीयर। इसके पश्चात आप चलेंगे तो मिलेगा आयनस्फीयर, क्या आयनमंडल। और ये दोनों पार्ट किसके हैं, दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं, एक्सोस्फीयर के हैं। तो यहां पे पूछ रहा है कि एक्सोस्फीयर किसके ऊपर है, ऑप्शन क्या लिखा है, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर लिख रहा है थर्मोस्फीयर, फिर लिख रहा है मेसोस्फीयर, फिर लिख रहा है यहां पर ट्रोपोस्फीयर। तो ये तो करेक्ट है कि सबके ऊपर है, सभी से ऊपर है, क्योंकि यह सबसे ऊपर होता है।
लेकिन एग्जैक्ट उसके नीचे क्या है, एग्जैक्ट उसके नीचे अगर आप देखें तो थर्मोस्फीयर मिलता है। क्या मिलता है? थर्मोस्फीयर मिलता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? थर्मोस्फीयर। तापमंडल के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है वह आयन मंडल ही होती है, और आयन मंडल को ही अल्टरनेट जो नाम दिया जाता है वो क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम एन। मानसून शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसको भी हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में कि जो मानसून टर्म है तो मौसम में परिवर्तन के साथ दिशा में बदलता है। यह कौन सा शब्द है? तो यह एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। तो करेक्ट आंसर इज सी, अरबी। कैसा है? अरबी वर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अब जो एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत, और यह जो न्यू टॉपिक है ये है रॉक, चट्टान। तो आइए समझते हैं रॉक या चट्टान के सेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है रॉक के संदर्भ में ये है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फॉल्स स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। क्या पहला लिखा गया है स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट है बैकाल रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजॉल्व मटेरियल दैट प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। बैकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकाल जो राख है इस प्रकार की प्रक्रिया से नहीं बनी है। तो यह पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है, और यदि गलत है तो यही करेक्ट आंसर होगा। शेष को आप पढ़ें जो लिखा गया है, द सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सेमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल विद इन बॉडीज ऑफ वाटर एंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सेमेंटीकरण से बनती है। यह स्टेटमेंट सही है। यह जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है उसको डिफाइन कर रहा है। एक करेक्ट सेंटेंस लिखा गया है। थर्ड स्टेटमेंट आप पढ़िए, मेटामॉर्फिक रॉक मे बी फॉर्म्ड सिंपली बाय बीइंग डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस subjected to high temperature and the great pressure of the rock layer above it। कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह के काफी नीचे होने, उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों के अधिक दबाव होने के कारण बन सकती हैं। तो यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वह हाई टेम्परेचर और प्रेशर के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ देख लेते हैं, इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन होता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है और इसलिए यह पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर टाइप। ध्यान रखिएगा, थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक के तीन टाइप होते हैं, लेकिन उसमें से एक यहां पर नहीं है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय शैल अर्थात मैग्नेटिक रॉक। सेकंड लिखा गया है मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड लिखा गया सेडिमेंट्री रॉक, और फोर्थ लिखा गया है इग्नियस रॉक। तो जो प्राइमरी रॉक होती है वो इग्नियस रॉक होती है, ये प्राइमरी रॉक होती है। इसी का कालक्रम में जब वेदरिंग होता है, डेनुडेशन होता है, तो सेकेंडरी रॉक बनती है, जिसको हम कहते हैं क्या? सेडिमेंट्री रॉक। इसी को सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। और कालक्रम में जब इसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर लगाया जाता है तो यही जो कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक है, इसका रूप बदल जाता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो रॉक की ये तीन ही टाइप होते हैं, चुंबकीय कोई रॉक नहीं होती है। तो यह कोई रॉक नहीं है, और इस आधार पर यह गलत है, और गलत है तो इसलिए यह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्या लिखा गया है? लिखा गया है मीना टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। मीना एक सेडिमेंट्री रॉक के विषय में डिस्कस कर रही है। क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट। यहां पर कह रहा है कि मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, निम्न में से वह कौन सा हो सकता है? ऑप्शन क्या है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक
कैसी रॉक है? यह एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। कैसी है? इग्नियस रॉक है, यह आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। इसी प्रकार जो संगमरमर या मार्बल है, यह एक प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसी रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है, यह रूपांतरित है। कैसी है? रूपांतरित है, मेटामॉर्फिक रॉक है। यहां पर बलुआ जो पत्थर है, बलुआ पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक है। कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, यह एक अवसादी है। कैसी है? अवसादी है। और यहां पर बसाल्ट जो है, यह भी एक इग्नियस रॉक है, यह भी एक आग्नेय चट्टान है। तो यहां पर एक ऐसी रॉक है जो अवसादी है, और यदि यही अवसादी है तो मीना इसी का डिस्कशन कर रही थी। तो यह नाम क्या है? बलुआ पत्थर। क्या है? बलुआ पत्थर। सो करेक्ट आंसर इज सी। हम लोग इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।